हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग करेंगे जीएसटी के अमेंडमेंट्स। क्या करेंगे हम? जीएसटी के अमेंडमेंट्स। जी हाँ, ये जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो बच्चे जून 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं। जो बच्चे जून 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए क्या चीज़ रेलेवेंट है बच्चों? फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस, प्लस सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस जो कि कब तक आई हैं? जो सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस टिल 31 दिसंबर 2021 तक आई हैं। ये सारी सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो जाती हैं, क्योंकि बताते हैं ना 6 महीने पहले के जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो सब आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है एवरीवन, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप पीडीएफ दिखाने वाला हूं, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाना होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीएस स्टूडेंट्स के लिए अलग है लिंक, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट लिंक है, दोनों के लिए अलग अलग लिंक है। बट ये जो मैं अमेंडमेंट्स कराने जा रहा हूं, ये सीएस स्टूडेंट्स और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है। सीएस स्टूडेंट्स वाले जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ मई 2022 तक के लिए है। इसका मतलब उनको नोटिफिकेशंस देखनी है नवंबर के लिए, नवंबर तक के लिए, ठीक है, और 30 नवंबर तक की। और यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो अमेंडमेंट्स में यहां पर टिल 31 दिसंबर 2021 वाली नोटिफिकेशंस भी कवर करने वाला हूं। ठीक है जी, तो सारे जो पीडीएफ होंगे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों जीएसटी अमेंडमेंट्स 2000 फाइनेंस एक्ट 2021 वाली। जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी चैप्टर नंबर 2 के अमेंडमेंट्स के साथ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में तो कोई अमेंडमेंट है नहीं। चैप्टर नंबर 1 तो जीएसटी का बेसिक्स है, जीएसटी की इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग जीएसटी के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जीएसटी के डेफिशिएंसीज ऑफ ओल्ड वैट सिस्टम वगैरह वगैरह, तो उसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। हम बात करते हैं जीएसटी चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 पढ़ते हैं। और सेक्शन नंबर 7 याद है दोस्तों, स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 क्या पढ़ते हैं हम? स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई। नाउ एवरीवन, सप्लाई के अंदर क्या आता है, कुछ याद आ रहा है? इसके अंदर अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 7 में। और सप्लाई के अंदर क्या आता है, याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 7(1)(a) कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। कुछ बातें याद आ रही हैं ये वाली? ये देखो 7(1)(a), ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जिसके अंदर हम लोग 5 बातें निकल के आती है। क्या निकल के आती है? 5 बातें कि भाई सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सप्लाई। और वो सप्लाई क्या होनी चाहिए? सप्लाई किसकी होनी चाहिए? सप्लाई गुड की या सर्विस की होनी चाहिए, है ना। सप्लाई गुड की या फिर सर्विस की होनी चाहिए, या फिर दोनों की होनी चाहिए, या फिर दोनों की होनी चाहिए, है ना। तो दूसरा हम लोग इसके अंदर मेन कंटेंट क्या निकाल के आते हैं कि सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए? बिजनेस होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट बिजनेस होना जरूरी है। 5 पॉइंट टैक्सेबल पर्सन के थ्रू सप्लाई होगी, बाय टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई शुड बी बाय टैक्सेबल पर्सन। तो ये 5 बातें हम लोगों को समझ में आती है ना, ये 5 बातें हम लोग इस 7(1)(a) के अंदर अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं। और एक नया एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया गया, जो कि हम लोग इंटरप्रेट कर लेते थे, अपने आप ही इंटरप्रेट कर लेते थे, कि हमें पता चल जाता था कि हाँ एक्चुअल में देखा जाए तो इसका मतलब यही है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ले लेते थे कि हाँ इसके अंदर ये भी चीज़ कवर्ड होगी ही होगी, ऑब्वियस वाली बात है। बट यहाँ पर इस पॉइंट को स्पेसिफिकली डाला गया ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्या लाया गया? देखो, इन CGST एक्ट 2017 in section 7 in subsection 1 after clause A the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1/7/17, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको अमेंड कर दिया गया है। तो 1/7/17 से कहा, क्या क्लॉज डाल दिया गया? कोई भी तरह की एक्टिविटीज या कोई भी तरह की ट्रांजैक्शंस जो कि कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं है वो, इसका मतलब है कोई एसोसिएशन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, ठीक है, कोई लोकल अथॉरिटी है, और वो प्रोवाइड कर रही है, कोई एक्टिविटीज कर रही है, किसके लिए? मेंबर्स के लिए, ठीक है। अपने मेंबर्स को वो कुछ एक्टिविटीज करके दे रही है, ट्रांजैक्शन करके दे रही है, और बदले में क्या लेती होगी? कैश या डेफर्ड पेमेंट या फिर कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन।
अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वाइसे वर्सा हो जाए। वाइसे वर्सा का मतलब ये हो गया कि मेंबर्स ने एक्टिविटीज की हैं या ट्रांजैक्शंस की हैं, किसके लिए, फर्म के लिए या फिर एसोसिएशन के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए, इज दैट क्लियर? और उसके बदले में क्या हुआ, कैश या डेफर्ड पेमेंट गवर्नमेंट ने कहा ये भी सप्लाई है। तो 7(1)(a) के अंदर, ये 7(1) के अंदर AA एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि यस, अब से इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मेंबर्स एसोसिएशन को या एसोसिएशन मेंबर्स को अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शंस करती है और बदले में कैश का काम होता है या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन होती है, तो ऐसे केस में यस, उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर GST लगाया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any court of law for time being in force or any judgment, decree or order of any court or tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be the two separate persons. Basically वो ये कहना चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि persons अलग हैं, members अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर ये एक दूसरे को कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करके देते हैं तो yes, it is a supply। समझ में आ गई बात? एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इंटर से मतलब आपस में शेल बी डीम टू बी टेकन प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना 7(1)(a) के अंदर बाय अ पर्सन, मतलब सप्लाई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए करता है। तो ये बात बहुत जरूरी थी कि दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। अब ब्रांचेस को तो दो अलग अलग कर दिए हम लोगों ने, डिस्टिंक्ट पर्सन, जो हम लोग अलग से पढ़ते भी हैं डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन के अंदर, याद है? तो इसमें भी करना जरूरी था, तो गवर्नमेंट ने एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया और ये बात क्लैरिफाई कर दी। ओके, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 9 और 10 बिल्कुल क्लीन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशन, सेक्शन नंबर 11। बच्चों याद है चैप्टर नंबर 4 जो है हम लोग एग्जेम्पशंस की एक लिस्ट पढ़ते थे, सेक्शन नंबर 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस। तो गवर्नमेंट के पास पावर होती थी कि वो कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर सके या कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर सके GST से। तो वो गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन की लिस्ट बनाई थी और उस एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। आओ जरा देख लेते हैं। Amendment in the list of services exempted from GST. Notification number 12/2017 dated 28 June 17 provides a list of services. ठीक है, with effect from 1/10/2021। आओ जरा देखें क्या लिखा है। 1/10/2021 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गई है। The said listed exempted services has been amended। पहला अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस। अब इन्होंने कोई एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन थी उसी के अंदर कुछ चेंज किया। हाँ जी, तो अब जैसे 72 पॉइंट में लिखा हुआ है ये आपके सामने, ये आपको मेरे पेज नंबर 115 में मिलेगा बेटा। 3th पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट वाले में। अब उसके अंदर 72 नंबर पे क्या लिखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम विच फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी। टोटल मतलब 100% एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो सर्विसेज दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की को ही, और किसकी तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या यूटी की तरफ से। जिसका टोटल खर्चा क्या किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी ने। गवर्नमेंट ने यहां पर यह बात बोली कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल, स्टेट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 75%, 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल, स्टेट, यूटी, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। तो अब से ये बात बोली गई है 75% या ज्यादा। पहले लिखा था 100%, अब क्या लिखा है? 75% और मोर। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रही है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है उसने, और वो ट्रेनिंग दे रही है अपने मेंबर्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, और उस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट एंटिटी की भी हेल्प ली है। अब प्राइवेट एंटिटी की अगर हेल्प ली है तो हो सकता है उसका भी कुछ उसने भी कुछ खर्चा किया हो। तो गवर्नमेंट ने कहा 75% या उससे ज्यादा का खर्चा अगर गवर्नमेंट ने किया है गवर्नमेंट को देने के लिए ही, तो ही हम इसको एग्जेम्प्ट करेंगे, वरना एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन के अंदर ही अमेंडमेंट। ठीक है, तो एक एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन थी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उस और वो वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, एक नया एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली बेटा, 61A। फॉलोइंग न्यू सर्विस हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CGST। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स। तो बेसिकली पूरे इंडिया में जो भी ट्रक ऑपरेटर है, जो भी गुड कैरेज है, जो
उनको नेशनल परमिट अगर मिल गया है, नेशनल परमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। वो जो नेशनल परमिट के लिए भी जो ग्रांट की जाती है वो एक उसकी फीस होती है दोस्तों। वो जो फीस है वो फीस गवर्नमेंट ने कहा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड कैरेज। तो अगर मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई परमिट देता हूं कि वो दिल्ली से लेके क्या कहते हैं तमिलनाडु तक भी जा सकता है कोई ट्रक ऑपरेटर, ठीक है, ट्रक को लेके, तो उसको नेशनल परमिशन देनी पड़ती है और परमिशन के उसके पैसे लगते हैं। वो जो पैसे हैं उस पर जीएसटी लगता था, अब वो जीएसटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये एग्जेम्प्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस किया। विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन दोस्तों, हाँ जी बच्चों, तो अब एक सर्विस ऐसी है जो कि विड्रॉ कर दी है गवर्नमेंट ने, एग्जेम्पशन से हटा दिया है गवर्नमेंट ने कहा उसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा, पहले नहीं लगता था अब लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हुआ ये कि गवर्नमेंट ने देखा कि यार देखो हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि जहां जहां गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्विसेज होंगी तो वो भी जीएसटी के लिए लेविएबल हैं, तो जब गवर्नमेंट वाली सर्विसेज पे भी जीएसटी लेविएबल है तो ऐसी सर्विसेज पे जीएसटी लेविएबल क्यों नहीं है। हुआ ये कि एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे एसेट्स को लीज पर दिया जाता है। पता है वो एसेट्स किसके होते हैं? वो होते हैं आईआरएफसी, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इनके पास एसेट्स हैं, जैसे कि इनके पास फाइनेंस है, इनके पास ये पैसा लगाते हैं, किसके लिए पैसा लगाते हैं? इंडियन रेलवेज के लिए पैसा लगाते हैं। अब ये जो इंडियन रेलवेज है ना, ये इंडियन रेलवेज जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है। अब आईआरएफसी क्या करती है? इनको एसेट्स लीज पर देती है, ठीक है, और ये जो लीज पर देती है इसके लिए जो लीज प्रीमियम होता है, वो लीज प्रीमियम जो था वो गवर्नमेंट ने अभी तक एग्जेम्प्ट कर रखा था। बट गवर्नमेंट ने कहा यार देखो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही निकली और गवर्नमेंट ने अब से इसको एग्जेम्पशन को हटा दिया है। So services of leasing of assets by IRFC to Indian Railways, now this is taxable. Parallel exemption from IGST have been extended to the supply of interstate services. तो interstate services में भी गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी है कि ये चीज़ अब हटा दी गई है, पैरेलल एग्जेम्पशन वहाँ पर भी हटा दिया है और गवर्नमेंट ने इस एग्जेम्पशन को हटा दिया IRFC से। इंडियन रेलवेज को जो एसेट्स लीज पर दिए जाते थे वो अब से क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। समझ में आ गई बात? ये है हमारी चैप्टर नंबर 4 की अमेंडमेंट्स। बच्चों चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो कि सेक्शन नंबर 12, 13 और 15 हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो हमारे उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है खास, जिसके अंदर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों वैसे तो देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर तो पहले भी अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है, मतलब इससे पहले मतलब दिसंबर 2020 में जो अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। बट इसके बाद एक और अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 16 में आई है। पता है क्या? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। देखो जरा, सेक्शन 16 वही है बेटा जहां पे बताया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी और कंडीशंस रखी जाती हैं 16 में। इन सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सबसेक्शन 2 यानी कंडीशंस वाले में ही आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। मैं आपको एक बारी दिखाई देता हूं हम किसकी बात कर रहे हैं। 16, अब ये जो 16.2 है, इस 16.2 है उसके अंदर क्लॉज ए है ना, ये क्लॉज ए है, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। हम लोग टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स को हमें संभाल के रखना चाहिए, तभी हमें आईटीसी मिलेगा, वरना हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, यही है ना बात। तो ये जो सेक्शन 16.2A है इसके अंदर एक नया पॉइंट इंसर्ट कर दिया। देखो, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। तो ये जो डिटेल्स हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो डिटेल्स हम बात कर रहे हैं, ये यहां पर invoice issued by supplier of goods or services, invoice issued by recipient under reverse charge, debit note issued by supplier, bill of entry or similar document prescribed under Customs Act, revised invoice, document issued by ISD। ये जो 6 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इन 6 पॉइंट्स के अंदर एक यहां पे ये बात की गई है कि आपको द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए, ये जो क्लॉज ए के अंदर ये जो डेबिट नोट्स और इनवॉइस की बात की गई है, दैट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 37। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये डिटेल्स यहां पर वो ये मेंशन करना चाहते हैं क्लॉज AA में,
यहां पर कह सकता हूं मैं क्लॉज डबल ए, जहां पर वो ये बात लिखना चाहते हैं कि जो भी इनवॉइस और डेबिट नोट्स की डिटेल्स हैं, जो भी आप डाल रहे हो, है ना, वो डिटेल्स वो आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, आप रेसिपिएंट हो, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड टू द सप्लायर एज वेल। ये डिटेल्स सप्लायर के पास भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो वो जो अपनी जीएसटी रिटर्न भरेगा जीएसटीआर 1, वहां पर ये डिटेल्स को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? इनवॉइस को, डेबिट नोट को। ये बात हमें पता है वैसे तो, बट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इस पॉइंट को इंक्लूड किया है और कहा इनवॉइस को और डेबिट नोट को जो भी डिटेल्स हैं ये वाली, ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी जीएसटीआर 1 में मेंशन करेंगे। एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 37। क्योंकि हमें पता है कि आईटीसी मिलता कैसे है दोस्तों, जीएसटीआर 1 में जब सप्लायर इंफॉर्मेशन दिखाता है ना, जीएसटीआर 1 में जब सप्लायर इंफॉर्मेशन दिखाता है, दूसरी तरफ रेसिपिएंट जीएसटीआर 2 में उनकी डिटेल्स का उसका क्रेडिट क्लेम करता है, उनका क्रेडिट क्लेम करता है। जीएसटीआर 1 में जब वो डिटेल्स दिखाएगा ना, जीएसटीआर 2 में ऑटोमेटिकली ये शो होगा कि आपका कुछ क्रेडिट बनता था, तो वो जो क्रेडिट है वो एक्सेप्ट करेगा और फिर जब रेसिपिएंट अपना जीएसटी पे करने की बात होगी तो वो क्रेडिट को एडजस्ट करके ही अपना अमाउंट पे करेगा। तो बेसिकली ये सब चीजें वो यहां पे ये कहना चाहते हैं कि देखो डिटेल्स जो है वो मेंशन होनी जरूरी है, ठीक है, इनवॉइस की और डेबिट नोट्स की। कहां पे? जीएसटीआर 1 के अंदर। ओके सर, जीएसटीआर 1 के अंदर, बस सिंपल सी बात है, इतनी बात बस काफी है। जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स ऑफ जो इनवॉइस है और डेबिट नोट है वो बताना जरूरी है। ओके, तभी रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, रजिस्ट्रेशन। बच्चों इस चैप्टर के अंदर भी कोई अमेंडमेंट आई है? वैसे तो मैं बताऊं, अगर दिसंबर 2020 के लिए जो अमेंडमेंट थी, नवंबर 2020 दिसंबर 2020, उनके ऊपर बहुत सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुई थी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट आई हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में आई हैं और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स में आई हैं, तो वो देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। बच्चों याद आ रहा है आपको, हम लोग पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये जो 29 और 30 था ये क्या था? कैंसलेशन और रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। याद आ रहा है? ये जो रेवोकेशन है वो क्या मतलब क्या है कि मेरे को जो कैंसलेशन मेरी हुई है, मैं उसकी रेवोकेशन की एप्लीकेशन डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी कैंसलेशन रिवोक हो जाए और मतलब मैं वापस रजिस्टर्ड ही माना जाऊं। तो अगर आप रेवोकेशन चाहते हो तो गवर्नमेंट ने आपके लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी है। कहा एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। कहा गया कि with effect from 1/1/2021, proviso to section 31 of the CGST Act was substituted to the period permit the extension of the time limit for filing an application for revocation of cancellation of the registration by a registered person. Accordingly, the time limit for filing of application for revocation of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration may, on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing, be extended by an additional commissioner or joint commissioner as the case may be for the period not exceeding 30 days. So basically कहा गया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रजिस्ट्रेशन वापस रिवोक हो जाए, कैंसलेशन को रिवोक कर दिया जाए, तो ऐसे केस में आपके पास 30 दिन का टाइम है, आपको 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन भरनी है। अगर आपने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं भरी तब भी आपको एक्सटेंड किया जा सकता है और 30 दिन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के द्वारा। समझ में आया? तो आपको रिक्वेस्ट करनी होगी एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के द्वारा, और अगर उनको लगा कि आपके पास एक वैलिड रीजंस हैं तो ऐसे केस में वो आपको 30 डेज की और एक्सटेंशन दे सकते हैं कि हाँ रेवोकेशन आप और 30 डेज के आपके पास, मतलब टोटल 60 दिन का टाइम हो जाएगा। और कमिश्नर भी इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है बाय कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, यानी टोटल 90 डेज हो जाएगा बच्चों फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो ये जो क्लॉज ए में 30 डेज दिया तो 30 तो ऑलरेडी है ही है, 30 और हो जाएगा एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर ने अगर बोल दिया तो, ठीक है, और 30 और हो सकता है, यानी टोटल 90 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है आपको अगर कमिश्नर ने बोल दिया तो। समझ में आ गई बात? Consequently, Rule 23(1) of the CGST rules has been suitably amended to give the effect to the aforesaid amendment. Amended to 23(1) reads as follows.
A registered person whose registration is cancelled by PO on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in the prescribed form to such PO within the period. अब ये उस amended की लैंग्वेज बता रहा है, ठीक है, ये अमेंडमेंट की लैंग्वेज बता रहा है. मैं आपको बता चुका हूं अमेंडमेंट क्या ही है. अब उसके अंदर लैंग्वेज में क्या चेंज आया है वो मैं बता रहा हूं. एक रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by PO on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in the prescribed form to such PO within a period of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration. ठीक है, समझ में आता है सर, यहां तक तो सब कुछ सेम था. और विद इन सच टाइम पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर. कितना दिन? 30 दिन और. ओके. और द कमिश्नर एज द केस मे बी इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स प्रोवाइडेड इन द प्रोवाइजो टू सेक्शन 31. अब क्या पावर्स दी गई हैं? एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को बोला गया कि 30 दिन तक का और एक्सटेंशन दे सकते हो, और कमिश्नर को बोला गया आप 30 दिन और एक्सटेंशन दे सकते हो जो एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को दिया है. समझ में आ गई बात? तो टोटल एक्सटेंशन 90 डेज की पॉसिबल है. समझ में आ गई बात? ये एक पॉइंट नया आया है. ओके सर, चैप्टर नंबर 8 की अमेंडमेंट की बात करते हैं. टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेक्शन नंबर 31, जिसमें हम लोग बहुत सारे टैक्स इनवॉइस के बारे में बात करते हैं ना. 31, 32, 33, 34. अब इसके अंदर ई इनवॉइसिंग जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. तो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से हटा दिया है इसको, लोकल अथॉरिटीज के ऊपर हटा दिया. ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी था पहले, बट गवर्नमेंट ने कहा अब से ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. Invoicing is mandatory for the persons notified with notification number 13/2020 dated 21st March 2020 as amended. As per the notification, all the registered businesses with an aggregate turnover in preceding financial year 17-18 onwards, जिसकी टर्नओवर 17-18 के बाद से preceding financial year में 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, उनको they are required to issue e-invoices. They are required to issue e-invoices except कौन ई इनवॉइसेस नहीं बना सकता? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते, SEZ. नंबर 2, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते. नंबर 3, GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड कैरेज नहीं बना सकते. ओके. सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं बना सकते. पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, इनको बोल दिया गया इनका ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है. इनको बोला गया इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है. कह रहा है ये लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं उनको बोला गया कि दे आर नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइसेस. चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए. इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी को बोल दिया गया इनको बनाने की जरूरत नहीं है. GTS को बोल दिया गया ओके. सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बस वाले जो हो गए उनको भी बोल दिया गया, ठीक है. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में ओला उबर भी आ गई. ओके. पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, यानी मूवी में, मूवी थिएटर्स की बात हो रही है, तो उनके लिए जो टिकट्स हैं वो भी अगर ई इनवॉइसिंग नहीं करना चाहते हैं तो वो भी चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं. तो इनको बोल दिया गया कि इनवॉइसिंग इनके लिए जरूरी नहीं है. Said notification has been amended to exempt government department and local authority also from the mandatory requirement of e-invoicing. अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमें भी इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी. नहीं जी, हम भी यहां से एग्जेम्प्ट हैं. तो गवर्नमेंट ने अपने आप को सबसे पहले डाला ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट करने के लिए. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हटा दिया गया, लोकल अथॉरिटी हटा दी गई. समझ में आ गई बात? ये दोनों ऑलरेडी अब ई इनवॉइसिंग में से इनको भी अब मैंडेटरी नहीं है. तो बताओ किन किन को इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को मैंडेटरी नहीं है, इंश्योरर बैंकिंग कंपनी वालों को मैंडेटरी नहीं है, GTS सर्विसेज वालों को मैंडेटरी नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वालों को मैंडेटरी नहीं है, जो मूवी थिएटर्स वाले सिनेमा हॉल्स हैं उनको भी मैंडेटरी नहीं है. इसके अलावा जो नया अमेंडमेंट आया है वो ये कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई सर्विसेज दी जाए या लोकल अथॉरिटी अगर सर्विसेज देती है तो ये भी एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग के लिए. समझ में आ गई बात? ई इनवॉइसिंग. ओके सर, आगे आ जाओ. ई-वे बिल्स जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्संस. तो बच्चों ये डिफॉल्टिंग के लिए रूल 138E ई-वे बिल के अंदर क्या था मैं आपको पहले दिखा देता हूं. ये देखो, ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी. एक्चुअल में अमेंडमेंट जो आई है वो इस ई-वे बिल से रिलेटेड आई है, जो ई-वे बिल में हम ब्लॉक कर देते थे उन लोगों को जो लोग डिफ़ॉल्टर्स होते थे, जो लोग कुछ रीजंस की वजह से 138E के अंदर गवर्नमेंट की नज़रों में डिफ़ॉल्टर्स कहलाए जाते थे. और अगर डिफ़ॉल्टर्स हैं तो उनको बोला जाता था ई-वे बिल वो नहीं बना सकते.
तो ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल था क्या? ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी मींस डिसेबलिंग अ टैक्स पेयर फ्रॉम जनरेटिंग द ई-वे बिल. अ यूजर विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई-वे बिल फॉर GST 10 if the said GST 10 is not eligible for e-way bill generation as per rule 138E. Now, the GST 10 of the such blocked taxpayers cannot be used to generate the e-way bill either as consignor or as consignee. तो एक्चुअल में शुरुआत से ये बात लिखी गई थी कि कंसाइनर भी ई-वे बिल नहीं बना पाएगा, कंसाइनी भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा पाएगा ई-वे बिल के अंदर. So as per rule 138E, no person including consignor, consignee, transporter, e-commerce operator, courier agency shall not be allowed to furnish the information in part A of GST form EWB 01 in respect of the following registered persons whether as a supplier or recipient. अगर सप्लायर या रेसिपिएंट इन चारों में से किसी भी एक केस में फंस गया ना, तो ऐसे केस में हम उसको डिफॉल्टर बोलेंगे, और डिफॉल्टर बोलेंगे तो वो ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों के लिए. कौन लोग? अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे हैं और अगर उन्होंने 2 क्वार्टर्स तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं किया है, यानी जीएसटी पे नहीं किया है 2 क्वार्टर का, तो ऐसे केस में हम उसको डिफॉल्टर मानेंगे. दो टैक्स पीरियड तक, 2 टैक्स पीरियड यानी 2 महीने तक, अगर मैं नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेइंग वाले लोगों की बात करूं, कॉम्पोजिशन से हटा दूं, तो 2 टैक्स पीरियड तक, कंसेक्यूटिवली 2 टैक्स पीरियड तक अगर उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट क्या कहता है, हम उसको डिफॉल्टर्स मानेंगे. अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड GSTR 1, अगर उसने GSTR 1 नहीं भरा है 2 महीने से, तो भी हम लोग उसको क्या डिफॉल्टर मानेंगे. अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, जिसको रजिस्ट्रेशन उसकी पहले ही सस्पेंड कर दी गई है, गवर्नमेंट ने कहा हम उसको डिफॉल्टर मानेंगे. और डिफॉल्टर्स चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रेसिपिएंट, गवर्नमेंट ने कहा था ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे. समझ में आ गई बात? अब देखो, ऐसे केस में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाली और सोचा कि यार हम बार बार रेसिपिएंट के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, हमें तो सप्लायर पे फोकस करना चाहिए ना, कि सप्लायर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट निकाला और कहा रूल 138E ऑफ द CGST रूल्स कंटेनिंग प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. अर्लियर अ यूजर वाज नॉट एबल टू जनरेट ई-वे बिल फॉर GST 10 if the said GST 10 was not eligible for ई-वे बिल generation in the terms of rule 138E. It implies that GST 10 of the such blocked taxpayers could not be used to generate the ई-वे bills neither as supplier nor as recipient. सप्लायर भी नहीं और रेसिपिएंट भी नहीं. तो अभी तक ऐसा ही चल रहा था, ना ही वो दोनों ई-वे बिल नहीं बना पाते थे. बट गवर्नमेंट ने यहां पे अमेंडमेंट डाली और कहा said rule has been amended to relax such restriction. Blocking of GST 10 for e-way bill generation would only be for a defaulting supplier, not for recipient and not for recipient or transporter. गवर्नमेंट ने कहा कि रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर उस सप्लायर की वजह से क्यों भुगते हैं. सस्पेंडेड GST 10 कैनॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर, बात बिल्कुल सही है. However, the suspended GST 10 can get the e-way bill generated as a recipient. तो वो जो सस्पेंडेड GST 10 है, जिसको रूल 138E में डिफॉल्टर कहलाया गया है, वो रेसिपिएंट जो है वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, or as a transporter. In other words, e-way bill generation facility is blocked only in respect of an outward movement of the goods. मतलब आउटवर्ड मूवमेंट के लिए है ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ई-वे बिल जनरेशन अंडर रूल 138E. ई-वे बिल्स कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन. यानी परचेज के लिए ई-वे बिल बनाया जा सकता है, सप्लाई के लिए ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकता अगर सप्लायर डिफॉल्टर है. परचेज के लिए ई-वे बिल बनाया जा सकता है. मेरी बात समझ में आ गई बात? हाँ जी. अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, एक शॉपकीपर है जो कि पेन बेच रहा है 100 रुपए का बायर को, और आफ्टर दिस सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव राइट ऑन द पेन. तो उसका कोई राइट नहीं है शॉपकीपर का. ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रांजैक्शन फॉर सेल. अब ऐसे केस में मैं एग्जांपल है जैसे कि मिस्टर ए अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, ठीक है, वो रेगुलर स्कीम में पे करता है, हैज नॉट फाइल्ड GSTR 1 फॉर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स. 2 महीने से उसने GSTR 1 नहीं भरा, ठीक है, वो डिफॉल्टर हो गया. ओके. मिस्टर बी जो कि हरियाणा का है, अ रेगुलर रिटर्न फाइलर जिसने हर बार रिटर्न भरी है, वांट्स टू जनरेट एन ई-वे बिल फॉर गुड सप्लाइड टू मिस्टर ए. तो बेसिकली हुआ ये है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ गुड सप्लाई किए हैं. यही मान लेते हैं, ये मिस्टर बी शॉपकीपर है, ठीक है, और ये मिस्टर ए एक कस्टमर है, ठीक है. अब हुआ ये कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जब ये गुड्स सप्लाई किए हैं, और मिस्टर बी क्या चाहता है कि वो ई-वे बिल बनाना, और ए ई-वे बिल जो है वो नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? ये पहली बात, ये रेसिपिएंट है. बट अगर मैं पुराने प्रोविजंस के हिसाब से देखूं ना, तो रेसिपिएंट को भी गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ई-वे बिल नहीं बना सकता, है ना. इन द टर्म्स ऑफ अमेंडेड पोजीशन यहां पे लिखा ना, मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट एन ई-वे बिल विद मिस्टर ए's GST.
क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि पहले के कानून में ये अगर ये भी डिफॉल्टर है, ये भी अगर डिफॉल्टर है, तो गवर्नमेंट ने बोला था ये मिस्टर बी ई वे बिल नहीं बना पाएगा। बट अब क्लियर है, गवर्नमेंट ने कहा अगर ये डिफॉल्टर नहीं है ना, मिस्टर बी यानी सप्लायर डिफॉल्टर नहीं है ना, तो ये ई वे बिल बना सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रेसिपिएंट डिफॉल्टर है या नहीं। लिखा है इन टर्म्स ऑफ द अमेंडेड पोजीशन ऑफ द लॉ देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग द ई वे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर। Is that clear? Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of outward supply of goods to Mr. H. ठीक है, Mr. H, e-way bill generation is blocked in the case of outward movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR1 for past 2 months. अब Mr. A ना आगे Mr. A जो है आगे किसी को गुड्स सप्लाई करना चाहता है Mr. H को, ठीक है, और Mr. H को आउटवर्ड मूवमेंट करना चाहता है। अब वो क्या ई वे बिल बना सकता है? मिस्टर ए ई वे बिल नहीं बना पाएगा क्योंकि वो एक डिफॉल्टर सप्लायर है, और डिफॉल्टर सप्लायर के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया। समझ में आ गई बात? रेसिपिएंट्स के लिए मना नहीं किया, सप्लायर के लिए मना किया। तो अमेंडमेंट ये है कि पहले दोनों में से कोई भी एक हो जाते थे तो ई वे बिल नहीं बन पाते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला अगर सप्लायर डिफॉल्टर है तो ही ई वे बिल वो नहीं बना पाएगा, अगर रेसिपिएंट डिफॉल्टर है, सप्लायर नहीं है, तो अब ई वे बिल बन सकता है। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? तो एक तो ये अमेंडमेंट है। हाँ जी, तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है चैप्टर नंबर 9 में, पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 50। बच्चों सेक्शन नंबर 50 के अंदर इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, याद है सबको? इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके अंदर कुछ वर्डिंग्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। और इसमें ये बोल दिया गया है कि भाई जो पेमेंट है, जो हम लोग मतलब मेरे को नहीं लगता वो कोई अमेंडमेंट है खास, तो आपको बस ये मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ जो वर्ड में हेरा फेरी हुई है, बाकी सब एज इट इज है दोस्तों। यहाँ पे लेविड की जगह पे वर्ड आ गया है पेबल, और ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप लोग तो जानते ही है ना कि इंटरेस्ट की पेमेंट आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी है ना, आप क्रेडिट लेजर से तो पे कर ही नहीं सकते। तो बाकी सब कुछ सेम ही है, कानून यही है, ये पहले वाला है, ये देखो ये पहले वाली बात लिखी हुई है, लेविड की जगह पे पेबल वर्ड आ गया, बस दैट्स इट। क्योंकि वो एक जगह पेबल बोल रहा है, एक जगह लेविड बोल रहा है, लेविड कैसे हो सकता है? लेवी नहीं है, टैक्स थोड़ी ना है, तो इसलिए वर्ड बोल दिया गया पेबल, दैट शुड बी पेबल ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? सो ये वाला पॉइंट है, और एक चैप्टर नंबर 9 में, और इसके अलावा एक चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। 35 का सबसेक्शन 5 जो है ना वो ओमिट ही कर दिया गया, 35 का 5 जो है ओमिट कर दिया गया। 35 का 5 पता क्या था? दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। बेसिकली ऑडिट वाला सेक्शन है दोस्तों, ऑडिट वाला सेक्शन, ऑडिट वाला सेक्शन डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है वैसे कि अब कंपलसरी ऑडिट खत्म हो गई है, जीएसटी के अंदर पहले ऑडिट होती थी, अब खत्म हो गई है, अब से कोई ऑडिट वगैरह नहीं होगी, ये सेक्शन ही डिलीट कर दिया है 35(5). हाँ जी, अब देखते हैं जरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन, सेक्शन नंबर 44। तो एक तो ऑडिट वाला सेक्शन डिलीट हो गया, अब कोई ऑडिट वगैरह नहीं होगी, ठीक है, अब से। एक सेक्शन नंबर 44 है, सेक्शन नंबर 44 में फॉर द सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में चेंजेस किए गए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन नंबर 44 कहाँ पे, और वहाँ पे एनुअल रिटर्न में एक अमेंडमेंट आई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एनुअल रिटर्न साल में एक बार ही भरनी होती है, याद आ रहा है आपको? 44 सेक्शन के अंदर वो एनुअल रिटर्न के बारे में बात की गई थी, ये रहा आपके सामने, ठीक है, जो मेरे नोट्स में है। कह रहा है एनुअल रिटर्न में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51, 52 यानी टीडीएस टीसीएस वाले काटने वाले लोग, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड, मतलब इनको छोड़ के आईएसडी नहीं भर सकता एनुअल रिटर्न, टीडीएस टीसीएस वाले लोग नहीं भर सकते, सीटीपी नहीं भर सकता, एनआरटीपी नहीं भर सकता। चल फर्निश द एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जरा लैंग्वेज देखेंगे, ऐसी बात यहां पर नहीं लिखी गई, ठीक है। अब यहां पे बोला गया कि आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड बाय फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द सच टाइम एंड इन सच फॉर्म इन एज such manner as may be prescribed, provided that the commissioner may on the recommendation of council by notification exempt any class of the registered person from filing the annual return। ठीक है, किसी को भी गवर्नमेंट कमिश्नर के पास पावर है, किसी को भी वो एनुअल रिटर्न से क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं लगता, लोकल अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगता, हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके ऑडिट करता है, और एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन।
सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न्स के अंदर हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं। बस आपको बस ये बात याद रखनी है कि एनुअल रिटर्न कौन भर सकता है, कौन भर सकता है? हर एक इंसान भरेगा, अदर देन आईएसडी, अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर टीडीएस, टीसीएस, सीटीपी हो गया, एनआरटीपी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हैं सबको भरना पड़ेगा। कैसे भरना है? सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चाहिए, यानी उनकी खुद की सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न, जो सप्लाईज उन्होंने रिटर्न के अंदर दिखाया है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है सेम होना चाहिए ना। और विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली, वो चीज़ सेम होनी जरूरी है, उसी को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और कमिश्नर चाहे तो वो अपनी रिकमेंडेशन पर वो किसी को भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्ट कर सकता है। और ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी। तो बेसिकली एनुअल रिटर्न इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता जिनकी ऑडिट सेक्शन 44 में, जिनकी ऑडिट सीएजी करते हैं, जिनकी ऑडिट सीएजी करते हैं। एक और अमेंडमेंट है, that maximum late fees payable under section 47 for delayed payment of forms of GSTR 1, 3B, ठीक है। ये डिलेड पेमेंट के लिए एक लेट फी होती थी ना, ये लेट फी जो है उसको चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। सेक्शन 47 ऑफ द CGST स्टिपुलेट्स द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी GSTR 1 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 3B की बात हो रही है और यहाँ पे फाइनल रिटर्न की बात हो रही है। फाइनल रिटर्न हो गया आपका 10। तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाय सच पर्सन अंडर द रिस्पेक्टिव SGST, UTGST एक्ट एज वेल। पेनल्टी लेविएबल अंडर IGST एक्ट शेल बी सम टोटल ऑफ द पेनल्टीज लेविएबल अंडर CGST एंड SGST एक्ट, ठीक है। और द लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ, ये बातें तो पहले से ही लिखी हुई हैं जो लिखी हुई हैं। द लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ partially or fully by the central government. Consequently, since inception of GST law, late fee is being regularly waived off by the central government either partially or fully. तो returns late भरने की वजह से एक late fee लगती थी और गवर्नमेंट बहुत टाइम से इसको late fee को अवॉइड ही करती रही है, ठीक है। बट अब, ठीक है, अब से उन्होंने कुछ और रैशनलाइज कर दिया इस बात को और कहा कि नहीं जी अब हम लोग डिले नहीं करेंगे, अब हम लेट फी लगाएंगे। फॉर द टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 21 or financial year 2021 onwards, as the case may be, late fee for delayed filing of form GSTR 1, 3B and 4 has been rationalized। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब अब हम आपको बताएंगे कि 1, 3B और 4 अगर आप नहीं भरोगे, टाइम पर नहीं भरोगे तो आपके साथ क्या होगा। तो आओ जरा देखें। फॉर डिले इन फाइलिंग GSTR 1 एंड 3B, अब डिले इन फाइलिंग GSTR 1, 3B उसका टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी क्या है? ये देखो, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who have nil outward supplies in the tax period, whose total amount of the tax payable in GSTR 3B is nil, जिनका GSTR 3B nil है, तो उनको भी क्या लेट फी भरनी पड़ती है अगर उन्होंने निल रिटर्न नहीं दिखाई तो? यस, गवर्नमेंट ने कहा इनको भी लेट फी भरनी पड़ेगी। पता है कितनी? 500 रुपये, 250 रुपये ईच, CGST 250 SGST, तो इनको भी लेट फी भरनी पड़ेगी। ओके सर, मतलब उनको भी भरनी पड़ेगी जिनका निल GSTR 3B है। ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर इनका निल GSTR 3B है, चाहे इनको पेमेंट नहीं करनी, स्टिल इनको आउटवर्ड सप्लाईज में तो रिटर्न दिखानी ही दिखानी है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव निल आउटवर्ड सप्लाईज, दैट यू शुड शो द आउटवर्ड सप्लाईज, उनके अंदर जीरो ही आउटवर्ड सप्लाई, चाहे जीरो ही दिखाओ बट रिटर्न जरूर भरो। रिटर्न नहीं भरी तो 500 रुपए की लेट फी लगेगी। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इसमें नहीं कवर होते, मतलब निल नहीं है, मतलब अमाउंट बनता है उनका। अगर अमाउंट बनता है तो ऐसे केस में दो तरह के लोग आते हैं, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है, या फिर जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक की है। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है उनके लिए लेट फी है 2000, और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक की है उनकी लेट फी है 5000। क्या समझे? 2000 रुपये लेट फी लगेगी या फिर 5000 रुपये लगेगी। ये बात समझ में आती है? ठीक है। इसके अलावा ऐसे रजिस्टर्ड पर्संस अदर देन 1 and 2, यानी मतलब अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, बेसिकली कह सकते हैं 5 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि क्लॉज 1 में तो 1.5 करोड़ तक वालों को बोला गया और 1.5 से लेके 5 करोड़ वालों तक का बोला गया। यहां पे बोला गया एक्सीडिंग 5 करोड़, क्या बोल सकते हैं? एक्सीडिंग 5 करोड़, उनके लिए बोल दिया गया लेट फी वो है जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन नंबर 47 में। अब 47 में क्या लेट फी स्पेसिफाई की गई है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। लेट फी 47 सेक्शन में क्या स्पेसिफाई की है? 100 रुपए पर डे विच कंटिन्यूज, यही है ना 47 सेक्शन के अंदर, यही है लेट फी। हाँ जी, 100 रुपए पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। तो बेसिकली ये रहेगी उनकी लेट फी, ठीक है, ये उनकी लेट फी रहेगी जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ध्यान से समझते हैं,
तीन तरह के रजिस्टर्ड पर्सन हो गए। एक रजिस्टर्ड पर्सन वो हो गए जिनकी निल लाइबिलिटी बनती है, उनको बोला गया 500 रुपए की लेट फी। अच्छा, अगर हम बात करें रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है, तो उनके लिए बोला गया लेट फी कितनी, 2,000 रुपए, ठीक है। और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक की है, उनके लिए बोला गया 5,000 रुपए। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी 1 और 2 में दोनों में ही नहीं आते, तो वहां पर आ जाएगा लेट फी एज पर सेक्शन 47, जहां पे बोला गया 100 पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लेस। समझ में आ गई बात? तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4, अगर आप जीएसटीआर 4 डिले करते हो, जीएसटीआर 4 याद है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए रिटर्न, अगर जीएसटीआर 4 डिले करते हो तो ऐसे केस में क्या है, तो गवर्नमेंट ने कहा वे टोटल टैक्स पेबल इन जीएसटीआर 4, ठीक है, जहां पे टोटल टैक्स कुछ ना कुछ पेबल है, बेसिकली कुछ ना कुछ पेबल है। अगर कुछ पेबल है इन जीएसटीआर 4 तो 500 रुपए की लेट फी लगेगी। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन 1 अबव, जो फर्स्ट पॉइंट में नहीं आते, सॉरी यहां पर मेरे से गलती हो गई है, द टोटल टैक्स इज निल पेबल होना चाहिए। ये निल पेबल होंगे, निल पेबल होगा तो 500 रुपए की लेट फी, और अगर कुछ मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट होगा तो 2,000 रुपए की लेट फी, ऐसा होगा, ठीक है। ये निल पेबल है या फिर अमाउंट होगा। अगर निल पेबल है तो भी लेट फी लगेगी 500 रुपए की, और अगर निल पेबल नहीं है मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट है तो 2,000 रुपए की लेट फी लगेगी। That's it. एक और पॉइंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद। गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो क्या लिखा, with effect from 1/8/2021 section 44 of the CGST act has been substituted so as to remove the mandatory requirement of furnishing the reconciliation statement duly audited by a specified professional। पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन होती थी ना, अब क्या वर्ड लिख दिए गए, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिर्फ फर्क ये है। और ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको, ये वाली लैंग्वेज में पहले पढ़ा चुका हूं, सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात हो गई है। अब पहले क्या होता था, ये प्रोफेशनल सर्टिफाई करेगा, यानी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा। तो अब जो है इसको यहां पे सर्टिफिकेशन हटा दी गई है, तो अब यहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन इज एनफ। Is that clear? अगर कमिश्नर, हाउएवर कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट, अच्छा ये बाकी सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए, ये वही पॉइंट्स हैं बेटा, सारा वही पॉइंट है, सिर्फ ये बताया गया एक नई अमेंडमेंट क्या कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की जगह सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गई है। दैट्स इट। नाउ अमेंडमेंट्स नोटिफाइड इन दिसंबर 2021 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। आधार ऑथेंटिकेशन मेड मैंडेटरी, ठीक है। अब आपको याद रखना है, अब से आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। पहले आधार वाला नहीं भी करते थे ना, तब भी काम चल जाता था। गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2022 से इसको मैंडेटरी कर दिया है। रूल 10B ऑफ द CGST रूल्स, एज पर रूल इट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर बिलो पर्पसेस। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर आप कैंसिलेशन को रिवोक कराना चाहते हो तब भी आपको आधार ऑथेंटिकेट कराना है। फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, उसके लिए भी आपको कराना है। रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, आपको पता है ना, गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं तो जो GST देते हैं उसका भी आपको रिफंड आ जाता है। वो रिफंड क्लेम करने के लिए भी आपको क्या आधार ऑथेंटिकेट कराना जरूरी है, यानी आधार की वैलिडेशन होगी, आपके पास आधार होना चाहिए। A taxable person who has not yet authenticated their Aadhaar need to go through this authentication process before filing the above two application and enabling the GST systems to validate and transmit the IGST refund data from the GST system। तो बेटा सब कुछ तो होएगा ही तब जब आप टाइम पर इसको आधार ऑथेंटिकेट करा लोगे। आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, नेक्स्ट GST फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। बच्चों एक अमेंडमेंट, बड़ी ही बेहतरीन अमेंडमेंट, GST फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर। क्या था, CBIC विद दिस सर्कुलर उन्होंने एक अमेंडमेंट डाली और कहा टू ब्रिंग द फूड डिलीवरी एप्स लाइक जोमैटो, स्विगी एंड क्लाउड किचन्स अंडर द रेस्टोरेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट ने बोला जोमैटो, स्विगी और क्लाउड किचन जितने भी हैं ये सब रेस्टोरेंट सर्विसेज में आते हैं, और अब से ये बोल दिया गया कि दे आर लायबल टू पे टैक्स। तो बेसिकली जोमैटो और स्विगी जो आज तक क्या करते थे, जोमैटो और स्विगी के थ्रू अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, यानी मैं एक रेस्टोरेंट था और मैं एक रेस्टोरेंट क्या करता था, स्विगी के थ्रू अपना खाना बेचता था कस्टमर के पास, है ना। और गवर्नमेंट कहता था जो भी कस्टमर से आप खाना बेचते हो जो भी, स्विगी पैसा कलेक्ट करेगा और स्विगी GST भी कलेक्ट करेगा, और वो GST रेस्टोरेंट क्या कर देगा, जमा कराएगा। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अब से GST जमा कराने की जिम्मेदारी स्विगी की है, GST जमा कराने की जिम्मेदारी जोमैटो की है, तो आपकी नहीं है, रेस्टोरेंट्स की नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्विगी जोमेटो के लिए ये पीज एप्लीकेबल कर दिया जनवरी 1 2022 के लिए। हालांकि एग्जाम में ये चीज आने के चांसेस कम ही है, बट स्टिल नॉलेज के लिए जरूरी है। और ट्रांसपोर्ट के केस में भी कर दिया, ट्रांसपोर्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक ओला उबर विल आल्सो बी चार्ज 5% जीएसटी व्हाइल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स थ्रू ऑफलाइन मैनुअल मोड वुड कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड। ये तो हमें पता ही है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए बोल दिया गया कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ते थे ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, तो स्विगी जोमेटो वाला पॉइंट जो है ओला उबर के लिए भी ये बोल दिया गया कि ओला उबर्स अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ओला उबर वगैरह, तो उनको बोला गया कि अब से ओला उबर ही इनके ऊपर जीएसटी देने के लिए जिम्मेदार है। विल ऑल्सो बी चार्ज एट 5% जीएसटी वाइल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑटो रिक्शा वगैरह के लिए तो एग्जेम्प्ट कर दिया, वो तो पहले से ही था। ई कॉमर्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। उनको बोल दिया गया कि ये जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता था ना कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर टीसीएस हट गया है। एंड फाइल जीएसटीआर 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज on which it pays section 9(5) under section 9(5) of the CGST Act, but will continue to collect TCS and file GSTR 8 for the other services। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बोल दिया गया कि जो रेस्टोरेंट वाला केस है इसमें बोल दिया गया दे विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS एंड फाइल GSTR 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। इनको नहीं करने की जरूरत, रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में अब TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब केसेस में है, तो रेस्टोरेंट के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिफाई किया, तो बेसिकली रेस्टोरेंट पर ज्यादा फोकस किया है। ओके, ठीक है जी। न्यू प्रोविजनल आईटीसी चेंजेस एज पर जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 टैक्स पेयर्स कैन क्लेम आईटीसी ओनली इफ द सेम इनवॉइस डेबिट नोट इज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A 2B। बच्चों ये बात तो आपको पता ही है कि आउटपुट अब वैसे गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट होती जा रही है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटीआर 1 में जो बंदा रिटर्न में दिखाएगा, जीएसटीआर 2 में अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, वो क्रेडिट ले ही नहीं पाएगा। सो गवर्नमेंट कह रहा है टैक्स पेयर कैन क्लेम आईटीसी ओनली इफ द सेम इनवॉइस डेबिट नोट इज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A। सिंपल। तो भाई अगर जीएसटीआर 2A में है तो क्रेडिट लो, वरना मत लो, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है गवर्नमेंट कह रहा है आपकी टेंशन, आप देखो जीएसटीआर 1 सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 भरा है, तुम्हारे सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 भरा है जिससे तुमने सामान खरीदा था, उसने आगे डिटेल्स दिखाई है नहीं दिखाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उससे करो जैसे मर्जी करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम क्रेडिट तभी देंगे जब जीएसटीआर 2A के अंदर मेंशन होगा। सिंपल, ठीक है जी, दैट्स इट। जीएसटीआर 1 ब्लॉकिंग इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट फाइल्ड। तो गवर्नमेंट ने एक बात और बोल दी है, अगर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी तो जीएसटीआर 1 ही ब्लॉक हो जाएगा। दिस रूल वाज इम्प्लीमेंटेड विद जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर दिस Central Tax dated September 24, 2021. It states that taxpayer will have to encounter the blocking of GSTR 1 if the return GSTR 3B has not been filed for preceding filing month. पिछले जो मंथ है ना, उसकी अगर जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी तो गवर्नमेंट कह रहा है अगले महीने से जीएसटीआर 1 ही नहीं भर पाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब तुम जीएसटीआर 1 के अंदर क्या दिखाते हो? अपनी सेल्स दिखाते हो, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हो। गवर्नमेंट कह रहा है आउटवर्ड सप्लाईज दिखाना ही बंद कर दो, तुम्हारे लिए अब आउटवर्ड सप्लाई भी नहीं रहेगी, ना ही तुम्हारे लिए आउटवर्ड सप्लाई रहेगी। और फिर उसके बाद तुम जीएसटीआर 3B अगर भर दो या तो फिर तुम आउटवर्ड सप्लाई अगले महीने की भर सकते हो, अदरवाइज हम तुम्हें देंगे ही नहीं, मौका ही नहीं देंगे। कहानी खत्म कर दी। From 1st January 22 onwards, a registered person will not be allowed to furnish the details of the outward supplies of the goods or services or both under section 37 in form GSTR 1 if the registered person has not filed form GSTR 3B for the preceding month. That's it. समझ में आ गई बात? तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, वो वाला अमेंडमेंट CS एंड CMA स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जो बच्चे CS एंड CMA स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये दिसंबर तक की अमेंडमेंट्स हैं। ओके, ये अगर ये नोटिफिकेशन की देखें ना, ये अमेंडमेंट नोटिफाइड हुए हैं दिसंबर मंथ में, ठीक है। और ये जो दिसंबर मंथ वाली है, ये सिर्फ जो बच्चे जून में देने जा रहे हैं ना एग्जाम, उनके लिए एप्लीकेबल है। दैट्स इट। तो इसलिए ये वाले अमेंडमेंट्स उनके लिए, बाकी जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो सब कुछ पढ़ना ही है हमने, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। जीएसटी अमेंडमेंट्स हम लोगों ने सारी कर ली हैं, और बाकी मैं बहुत जल्द रिवीजन वीडियो लेके आने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं जैसे आप लोग अमेंडमेंट्स वीडियो को आपको पसंद आ रही हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, वैसे ही रिविजन्स में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय।